सर जैसे 2 अक्टूबर को भारत स्वच्छ अभियान चला था, तो देखा गया कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी जगह साफ़ सफाई की गई थी। जी तो सर आपने भी काफ़ी जगह साफ़ की, पूरे यूनिवर्सिटी के जो कोलीग्स थे, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने साफ़ किया है। जी जी लेकिन यहाँ पे कई ऐसी जगह है, जैसे आपके ऑफिस के नीचे का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा है, काफ़ी महीनों से है। इवन कि रजिस्ट्रार को हिमाचल वॉचर ने एक मेल करवाई थी एमसी के थ्रू, और ये मेल में कहा गया था कि साफ़ सफाई करवाए, लेकिन सर वो अभी तक हुई नहीं है। मैंने कल पिक्स ली थी उसके बारे में। और जो साफ़ सफाई हुई है वो मैक्सिमम कूड़ा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पीछे फेंक दिया गया है। जो झाड़ियाँ थी वो सड़कों में रखी गई 2 अक्टूबर से पिछले कल तक। तो सर उसके बारे में क्या कहते हैं आप? भाई देखिए, ऐसा है, ये स्वच्छता अभियान जो शुरू किया गया है वो एक प्रतीकात्मक है। और प्रतीकात्मक इन द सेंस कि भाई एक देश के प्रधानमंत्री ने गांधी जी का एक स्वच्छता नामक जो विषय था उसको केंद्र में रख करके पहली बार सारे देशवासियों से आह्वान किया कि हम 100 घंटे प्रतिवर्ष जो है वो स्वच्छता को समर्पित करेंगे। हफ्ते में 2 घंटे देंगे और साल में 100 घंटे वो पूरी शपथ दिलाएंगे। और मैं इसकी प्रशंसा इसलिए भी करता हूं कि मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि भाई खाद्यान्न समस्या को सुलझाने के लिए हमारे देशवासियों को एक समय व्रत रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता नामक विषय को लेकर के एक सार्वजनिक अभियान, एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में डाला। तो सफाई करना एक उद्देश्य था, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण था सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना। और समझिए कि जो एक शारीरिक श्रम के प्रति एक संकोच होता था व्यक्ति को कि हम अब बड़े अफसर हैं, हम वाइस चांसलर हैं, या हम गवर्नर हैं, या मंत्री हैं, हमको सफाई नहीं करना चाहिए। और सफाई करना काम सिर्फ जो है एक सफाई के लिए जो सफाई कर्मी रखें, सफाई कर्मचारी रखें, उन्हीं का काम है। ये जो मानसिक जड़ता थी इसको तोड़ने का काम, एक मनोविज्ञान निर्मित करने का काम जो है इस अभियान के माध्यम से हुआ। जी। तो उस दिन 2 अक्टूबर को हम सभी लोगों ने झाड़ू उठाई और झाड़ू लगा करके, हमने भी झाड़ू लगाई। हम यहाँ से लेकर हमारे साथ पीवीसी और 3-4 लोग तो यहाँ से लेके गेस्ट हाउस तक जहां जहां हमको कूड़ा दिखाई पड़ा उसको हमने समझिए कि किनारे किया। ऐसे ही समझिए कि हमारे विभागों में प्रोफेसर्स ने, जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने अपने अपने कार्यालयों में जाकर के सफाई की। यहाँ तक कि मैंने देखा कि शीशे साफ कर रहे थे। तो भाई शुरुआत हुई है। ठीक है। शुरुआत पहले चरण में हमने शुरुआत यहाँ पे की। दूसरे चरण में आप जहां जहां गंदगी बता रहे हैं तो हर हफ्ते हमको 2 घंटे सफाई करनी है। तो हम क्या है, इसको एक स्वच्छता अंकेक्षण या क्लीननेस ऑडिट ऐसा हम करना चाहेंगे। हम एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें हर एक व्यक्ति का नाम होगा, आपने हफ्ते में कितने घंटे सफाई की और कहाँ सफाई की, उसका क्या परिणाम हुआ। एक तो व्यक्ति काम करेगा, दूसरी हम इसमें हाई लेवल कमेटी बनाएंगे यूनिवर्सिटी स्तर पर जो कि मॉनिटरिंग करेगी। तो हम चाहेंगे कि 100 लक्ष्य वर्ष भर का ही हमने लक्ष्य ले लिया तो हम पूरे विश्वविद्यालय कैंपस हमारा पूरा क्लीन हो जाएगा। जब विश्वविद्यालय कैंपस क्लीन हो जाएगा तो हम यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, हम चीजों को आगे ले जाएंगे। सांगटी जो गांव है हमारा, हम वहां पर भी जा सकते हैं, बालूगंज वहां जा सकते हैं। वहां हम सेंसिटाइजेशन के लिए कुछ वर्कशॉप लगाते हैं, लोगों को हम बता सकते हैं सफाई कैसे की जाए, सफाई के क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो बाहर दिखाई पड़ने वाला है वो तो ही है, लेकिन इसके माध्यम से जो अंदर की ओर हम प्रवेश करते हैं, मैं तो एक आध्यात्मिक आदमी हूं, अंदर की जो सफाई होती है, जो हमारी मानसिक सफाई होती है, जो एक जड़ता मानसिक है, वो जो टूटती है, इसके लाभ बहुत अधिक होते हैं। एक लाभ जो शारीरिक श्रम करने का है, गांधी जी इस पर बहुत जोर देते थे। व्यक्ति को हाथ से काम करने की आदत होनी चाहिए। हमने क्या हाथ को जो है मशीन से जोड़ दिया और मशीन अपना काम कर रही है, वहां से काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात मशीन भी किसी दूसरे के हाथ में जोड़ दी तो काम जो है शरीर का काम जो है तीसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया, बटन काम कर रहा है पूरा, वो चीज नहीं। ठीक है जी। जब हम शरीर से काम करते हैं तो हमारा पूरी पर्सनैलिटी उससे शामिल होती है। पर्सनैलिटी शामिल, हम पूरा एक कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारा होता है। हम सोसाइटी के साथ में, हम नेचर के साथ में, हम लोगों के साथ में जो एक इंटीग्रेशन का काम जो है वो इस हाथ से काम करने को होता है। मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, बड़े बड़े अनुसंधान हुए हैं। एक वैज्ञानिक था, वो लैब में काम करता था, उसका हाथ ऐसे ही करते करता हाथ सफाई, डेली सफाई करता था, ऐसा हाथ लगा
तो नीचे केमिकल गिर गया, उससे कलर चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, और वो रिएक्शन पर ही उसने काम करना शुरू किया और केमिस्ट्री की नई ब्रांच जो है उसने डेवलप, इस प्रकार चीजें। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा हार्ड है, ये है फीस वृद्धि को लेके। जैसे मैंने प्रो वाइस चांसलर से बात की थी इसके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि फीस वृद्धि किसी और यूनिवर्सिटी में इससे कम फीस कहीं नहीं है। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि सर जो फीस वृद्धि आपको लगता है कि ठीक थी या कुछ लिमिटेड बढ़ानी चाहिए थी, जो 200 रुपये को 1000 रुपये कर दिया गया उसको 400-500 कर सकते थे और डे बाई डे बढ़ा सकते थे, इसमें बच्चों से पूछा नहीं गया था। और जो कमेटी बनाई गई थी, कैसे पहले बनाई गई थी फीस बढ़ाने से पहले? देखिए, फीस बढ़ाने की बात आज की नहीं है जी, ये पहले चलती चली आ रही है। 2004 से रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी बनाई। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बहुत सारे स्रोत हमको चाहिए थे, उसमें एक था फीस का रैशनलाइजेशन भी करना। अब बताइए, आपकी विश्वविद्यालय नहीं, विश्व का कोई भी विद्यालय, भारतवर्ष में विश्व का कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर 30-35 साल से फीस न बढ़ी हो, एक भी कहीं विश्वविद्यालय नहीं है। आप महाविद्यालय लें, स्कूल लें, सबकी फीसें निरंतर बढ़ रही हैं। और इसको क्या है, एक लाभ का जरिया है कि इसको एक इंडस्ट्री की तरह लोग यूज कर रहे हैं। जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो भी इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारतवर्ष में तो सबसे सस्ती यहाँ पर शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि हमारे जो एग्जामिनेशन का खर्चा है, एक प्रति विद्यार्थी जो एग्जामिनेशन पे 790 रुपए खर्च हो रहे हैं, और हम उनसे ले रहे थे 250, 500 तुम ले रहे थे रूसा के अंतर्गत। यदि मान ली उसको बढ़ा करके हमने 800 कर दिया, तब भी तो 1600 माइनस 800 रुपए हमारा अभी भी घाटा हो रहा है। ठीक है ना। तो प्रति विद्यार्थी को देखते हुए ज्यादा फीस नहीं बढ़ी है। ज्यादा फीस ऐसा तब लगता है जब हम लगता है कि यार 200 से जो है वो 800 हो गए, या 200 से 400 हो गए, या 10 के 30 हो गए। एकदम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसका आकलन करेंगे तो फीस ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो इसमें हमने क्या किया था, एक तो जो बोर्ड में फीस देके आ रहे हैं, आप यहाँ छोड़ दीजिए, हमारे हिमाचल प्रदेश बोर्ड में जो विद्यार्थी फीस देकर के आ रहा है, भाई उतनी तो दे, वो तो दे के आ चुका है। उसमें कोई यूटोपिया, कोई समझिए ऐसा नहीं, ख्याली पुलाव नहीं, वो तो दे के आ रहा है बच्चा। अब कहो हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो प्रति व्यक्ति आय तब भी तो कम थी जब आप समझ वहां पढ़ रहे थे, वहां दे के आ रहा है, यहाँ पर आप देना नहीं चाह रहे। तो कई बार कोशिशें यहाँ पर पहले भी की गई थी। हमने बाकायदा इसमें कमेटी, अपने जब हम आए तब भी कमेटी बनी थी, दोबारा फिर हमने कमेटी बनाई। और 2012 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, पटियाला, आसपास सारी यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर था उससे भी कम हमने अपने विश्वविद्यालय में फीस स्ट्रक्चर रखा है, और एक एक चीज को माइनॉरिटी देखा। फिर भी अभी हॉस्टल के बारे में हमने नहीं सोचा, अभी हमने बसेस के बारे में नहीं सोचा, बिजली में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा उसके बारे में नहीं सोचा। ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हमने सोचा ही नहीं। जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो उसमें बाइलार जो विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी है, उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तीसरी बात, जो लड़कियां हैं उनको फ्री एजुकेशन पहले से स्टेट गवर्नमेंट दे रही है।